शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा और इसके अंदर हम लोग दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रही हूँ उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। आप चाहे को अगर समझना हो तो आप पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पीछे रिवीजन के हिसाब से। ये है 2x + 3y = 8 और दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 7। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका सॉल्यूशन निकालिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहला आप काम ये करते हैं कि आप इसे चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ मैं। इसका होता है a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं जो आती है 2/4, यानी ये हो जाती है 1/2। इसी तरह से b1/b2 की वैल्यू भी निकालते हैं। ये है यहाँ पे b1 यानी y का कोफिशिएंट 3 और b2 यानी इस सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी 6। ये हो जाता है 1/2। इसके हिसाब से ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल आ रहा है इस इक्वेशन में। इस तरह के केसेस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कोई भी सॉल्यूशन आप निकालने से पहले आप चेक कर लीजिए कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9x = 2y + 7 और दूसरी इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0। ये दो इक्वेशन है। इसके हिसाब से भी हम पहले इस इक्वेशन में जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारी, इसमें x है पहले, उसके बाद y है और उसके बाद एक कांस्टेंट है। बट इस इक्वेशन में = के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x है और राइट हैंड साइड में y और कांस्टेंट है। हमें इसको सॉल्व करने से स्टार्टिंग करने से पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी x और y के टर्म एक तरफ और उसके बाद कांस्टेंट टर्म अलग। तो इस हिसाब से अगर हम पहले इस इक्वेशन को अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाती है 3x - 5y = 4। तो ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। इसी तरह से अगर आप इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो इसको अगर हम चेंज करते हैं इसे, तो ये हो जाता है 9x - 2y = 7। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई है। तो अगर आप इसमें a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाती है 3/9 यानी 1/3 और b1/b2 की वैल्यू हो जाती है -5/-2 यानी 5/2। ये दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है। तो अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड में देखना होता है कि x के साथ मल्टीपल क्या है पहली इक्वेशन में और y के साथ मल्टीपल क्या है। यह x के साथ मल्टीपल है 3 और यहाँ x के साथ मल्टीपल है 9। हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि इन दोनों का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाए। तो अगर हम x को इक्वल करने की बात करते हैं तो इस इक्वेशन में अगर मैं पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इस हिसाब से मेरा ये 9x हो जाएगा और जो यहाँ पे 9x के इक्वल हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करते ही मेरे x के कोफिशिएंट जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर आप x को इक्वल करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप y को इक्वल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम y को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे है y का फैक्टर -5। y के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो -5 है, यहाँ y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो -2। तो इन दोनों के अंदर कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करके इसे बराबर करें। इस केस में हमें y को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन में -2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस वाले इक्वेशन में -5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
अगर इक्वेशन में हम -2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 6x और माइनस का 10y इज इक्वल टू 8। हमने पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह से इक्वेशन में अगर इसमें 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट में y का जो मल्टीपल होगा वो 3 हो जाता और 10 हो जाता है। तो ये इसके लिए y को इक्वल करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, जबकि x को अगर इक्वल करना चाहते हैं तो हमारे को सिर्फ इसमें 3 का मल्टीपल करना पड़ता है, जो ईजी तरीका है। तो अगर आप y को भी करते हैं वो गलत नहीं होगा, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने क्वेश्चन को लेंथी कम रखें। तो हम अब कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इस और 3 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आप सिर्फ x में नहीं करेंगे, आप पूरी इक्वेशन में करेंगे। आप इज इक्वल टू के उधर वाले नंबर में भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करके अगर इसे लिखते हैं तो ये नंबर हो जाता है अब 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये अब आपकी इक्वेशन हो गई। अगली इक्वेशन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें एज इट इज उतार लेते हैं। ये हमने एज इट इज उतार ली इक्वेशन 2। इस टर्म के बाद हमारा जो एम था कि कोई एक हमारा वेरिएबल इक्वल हो जाए, तो यहाँ हमारा x इक्वल हो गया, यहाँ भी 9x हो गया और यहाँ भी 9x हो गया। अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि हमें इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इसको पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों जो हमने जिनको इक्वल किया उनके आगे साइन क्या है। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये 19x हो जाएगा, जबकि हमारा एम है इसको एलिमिनेट करना, इसको कट करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना, जीरो कर देना इसे। तो इसके लिए हमें एक साइन नेगेटिव चाहिए होगा, और साइन चेंज उसी केस में होता है जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही जो होता है हमारा जो नीचे वाले साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही हमारा नीचे का साइन चेंज हुआ ये x हमारा एलिमिनेट हो गया। इसीलिए इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और इसके बाद हम बाकी को देखते हैं। ये -13y है, ये प्लस का 2y है, तो ये माइनस का 13y बच गया। यहाँ जो है 12 माइनस 7 5 हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो y की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई -5/13। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी ये y। अब जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था कि एक वैल्यू आते ही हम उसकी वैल्यू दूसरे में पुट करके निकाल देते हैं, तो इसी तरह से हम y की वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करेंगे। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी। तो इजी नंबर्स जो है सबसे इसमें कम है तो हम इसी को लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू पुट करते हैं y की इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाता है 3x माइनस 5। y की वैल्यू हमने लिखी -5/13, माइनस जब भी होगा ब्रैकेट के अंदर लेंगे, इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाता है 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, और इसको अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 27/13। तो x इज इक्वल टू हो जाता है 27/13 और डिनोमिनेटर में 3, तो ये हो जाता है 9/13। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। इसके स्टेप के बाद हमें पता लगाना होता है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है कि नहीं। इसको हमें वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए हमारी जो x और y की वैल्यू होती है हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं। आप चाहें तो एक में रख के भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों में रख के वेरीफाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो सेकंड में भी रख के वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग सेकंड में रख के वेरीफाई करते हैं। तो ये हो जाता है 9। x की वैल्यू हमने 9/13 निकाली है, -2, ये 5/13 हमारे को पता है माइनस का।
इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो 81/13 हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 टू 10/13 हो गया। तो ये इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा 71/13, जिसकी वैल्यू है 7। दोबारा से एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू है हमारे पास 9/13, 9 यहाँ पहले से था, 81/13 हो गया। उसके बाद 2 माइनस ये प्लस हुआ तो ये 91 हुआ और इस हिसाब से हुआ 7। तो इस हिसाब से हमारी ये 7 जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये तो हमने इक्वेशन सेकंड में रखा। अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं इसे तो ये हो जाता है 3x, x की जगह हम लोग लिखेंगे 9/13, उसके बाद माइनस का 5, माइनस 5/13। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21/13 प्लस ये हो जाता है 25/13, 46/13, और इसको अगर आप काटते हैं तो ये हो जाता है 4 के इक्वल। इसमें फिर कुछ करेक्शन है, 27 होगा और इस हिसाब से ये हो जाएगा 52। तो इसका मतलब हमारा ये वेरिफिकेशन भी एकदम सही है। अगर आपका ये वेरिफिकेशन सही है तो आपको पीछे से आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। इन क्वेश्चंस में यही खास बात है कि आपको आंसर पता होते हैं कि आपके आंसर सही हैं या नहीं हैं। तो ये दोनों वैल्यू जो है हमारी बिल्कुल सही है और इस इक्वेशन को पूरी तरह से वेरीफाई करती हैं। तो इस तरह से ये मेथड है। उस मेथड में और इस मेथड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस है। बाकी सब्स्टिट्यूशन इसके बाद हम लोग एक वैल्यू निकालने के बाद सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही फॉलो करते हैं और वेरिफिकेशन भी सेम उसी तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए ताकि और अच्छे से आपके साथ क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में।